हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। तो आज मैं लेकर के आ गया हूँ 2 जनवरी का पहला शिफ्ट का जितने भी क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 के एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर 100% जेन्युइन मिलेंगे, क्योंकि जो यहाँ पर स्टूडेंट भेजते हैं क्वेश्चन वही क्वेश्चन को यहाँ पर लिखवाया जाता है, बताया जाता है। और सारे का क्वेश्चन का आंसर के साथ साथ जितना भी उसका रिलेटेड उस पॉइंट से एक्स्ट्रा पॉइंट या फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सके, मैं एक्स्ट्रा पॉइंट करके वहाँ पर मैं सारा करा दिया हूँ। आगे अभी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने के लिए आया था आज को, जैसे कि जनवरी 2026 की स्थिति के अनुसार इसरो के अध्यक्ष कौन है, यानी कि 2026 तक में इसरो का अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये पूछा गया है। तो जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो इसरो का सारा डिटेल्स हम लोग देख लेंगे। इस प्रकार से ये सब क्वेश्चन आया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। और आप लोग को बता देते हैं, जो भी जुड़ रहे हैं थोड़ा सा चैनल को भी सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए, ताकि हम मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज क्या क्वेश्चन आया था। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 2 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट, टोटल आपको यहाँ पर 40 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी मिल जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या था। सबसे पहला प्रश्न बड़ा ही अच्छा था कि तेलंगाना आधिकारिक तौर पर आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य कब बना। तो सभी को पता होना चाहिए कि 29वां राज्य जो बना था वह 2 जून 2014 को बना था। कब? 2 जून 2014 को जो है आपका तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर के 29वां राज्य के रूप में बना था। ठीक है ना। और इसकी राजधानी कहाँ है? तो हैदराबाद। तेलंगाना का गठन कब हुआ? तो 2014 में 2 जून 2014 को। किस अधिनियम के तहत? तो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत। और तेलंगाना का पहले मुख्यमंत्री थे चंद्रशेखर राव। जैसे कि मैं बोला हूँ, एक एक क्वेश्चन में आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा पॉइंट कराऊंगा, ताकि उसी पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट शिफ्ट में आ सकता है और आ ही रहे हैं, तो इसलिए आप लोग एक्स्ट्रा पॉइंट को भी जरूर पढ़ के जाइएगा पीडीएफ से। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन आया था करंट अफेयर से था कि जनवरी 2026 की स्थिति के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है डॉक्टर एस सोमनाथ है। कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। ये 24 में ही आपका ज्वाइन किए थे इसरो। इसरो का गठन कब हुआ था? तो आपका 1969 में इसरो का गठन हुआ है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। ठीक है, और चंद्रयान 3 मिशन के समय भी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एम सोमनाथ ही थे। एक आपका बुक आया था कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और यह इसकी जो है स्वतंत्रता की घटनाओं पर, भारत की स्वतंत्रता की घटनाओं पर आधारित यह बुक है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आप लोग को पता है कि प्रथम शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। और इसी की जो है जयंती के रूप में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 4। वर्ष 1968 के राष्ट्रीय खेल भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये काफ़ी थोड़ा सा 1968 का दे दिया गया है। तो ये चेन्नई मद्रास में आपका इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, फिर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देखते हैं। 1968 में 23वीं राष्ट्रीय खेल आयोजित हुआ था। कब? कहाँ पर? तो चेन्नई मद्रास में। हाल ही में अभी 38वां अंतर्राष्ट्रीय खेल जो है का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पूछ देगा तो कहाँ हुआ था? उत्तराखंड। ये करंट अफेयर से आ जाएगा कि 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड में। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत लाहौर से हुआ था 1924 में। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था कि 2023 में पारित मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल अधिनियम के अनुसार चयन समिति से किसे हटाया गया। तो देखिए, पहले जो था आपका चुनाव आयुक्त मुख्य आपका 2023 में पारित मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त जो थे, उसमें से किसको हटाया गया? देखिए हम बता देते हैं। इसमें से आपको भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया है। ठीक है, इसमें इस चयन समिति में अभी शामिल कौन कौन है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा के विपक्ष के नेता। तीन को याद रखना है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा के विपक्ष के नेता। क्वेश्चन नंबर 6 आया था आज आपका, प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक किताब उल हिंद के लेखक कौन है? सभी को पता होगा किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अल बरूनी। कौन है? अल बरूनी। तो इसका आंसर हो जाता है बी नंबर। ठीक है, अल बरूनी जो था यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, और यह पुस्तक जो है भारत की संस्कृति, समाज और विज्ञान पर आधारित था। इसको अल बरूनी को ही भारतविद के नाम से भी, भारतविद भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आया था कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सेला सुरंग। तो यहाँ पर सेला सुरंग के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, और ये सुरंग जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई जो है
1300 फीट इसकी ऊंची, 13,000 फीट इसकी ऊंचाई है। कितनी? 13,000 फीट इसकी ऊंचाई है। और यह जो है आपका सुरंग, यह सुरंग तवांग को साल भर जोड़े रखता है। साल भर जोड़े रखता है मतलब मतलब पूरे ईयर इस सुरंग के माध्यम से आप जा सकते हैं, ठीक है ना। इसको बनाया था किसने? ब्रो ने। रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक संस्था है, ठीक है, इसी के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था कि जनरल मनोज पांडे की सेवानिवृत्ति के बाद भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो किसने संभाला था? इसका सही आंसर हो जाएगा जनरल उपेंद्र द्विवेदी। किसने? जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने संभाला था। कार्यभार कब संभाला था? 30 जून 2024 को। अच्छा, जनरल चीफ डिफेंस स्टाफ कौन है वर्तमान में? तो वह है जनरल अनिल चौहान। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चीफ डिफेंस स्टाफ वर्तमान में कौन है? जनरल अनिल चौहान। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। चलिए आप लोग बताइए, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिसको भी पता होगा 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके, ठीक है। और मैं बता देना चाहता हूँ, आप लोग अगर जो भी देख रहे हैं, आप लोग को अच्छा लग रहा है, सही क्वेश्चन मिल रहा है, तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। आपका सब्सक्राइब और लाइक हमारे मोटिवेशन को बनाए रखता है, तो इसलिए आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। पीएसयू का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या होता है पीएसयू का? तो इसका होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है। एक ऑप्शन था पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, वही इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए, पीएसयू एक्चुअली में वे कंपनियां होती है जिसमें भारत सरकार का किसी राज्य सरकार की हिस्सेदारी 51% या उससे अधिक होता है। तो पीएसयू एक ऐसी कंपनियां होती है जिसमें भारत सरकार या फिर किसी राज्य सरकार का हिस्सेदारी होता है, उसमें 51% की। देखिए, इसके तहत 3 श्रेणी में बांटा गया है कंपनियां के, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। और महारत्न के अंदर जो है आपका जैसे कि भेल हो गया, सेल हो गया, ओएनजीसी हो गया, ये सब महारत्न कंपनियां हैं। आप लोग को अगर पता है तो बताइए कि टोटल वर्तमान में अभी भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं, जरूर बताइएगा जिसको भी पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पर जैसे जैसे भेजा गया उसी प्रकार यहाँ पर लिख दिए हैं हम। बिहार का वह कौन सा पारंपरिक लोक नृत्य है जिसमें महिलाएं अपने सिर पर छिद्रों वाले मिट्टी के घड़े को संतुलित करके नृत्य करती है, जिनके अंदर क्या रहती है? जलते हुए दिए। तो मतलब कौन सा एक नृत्य है बिहार में जिसमें क्या करती है महिलाएं कि मटका को माथे पर लेती है और उसमें मटकी में छिद्र रहता है और अंदर में जलता हुआ दिया रहता है मटका के अंदर में, और उस स्थिति में नृत्य करती है। तो वो उसका जो है आंसर सही हो जाएगा झिझिया, ठीक है, वह झिझिया नृत्य है। चलिए आगे देखते हैं। यह नृत्य मुख्य रूप से मिथिला क्षेत्र में प्रसिद्ध है, विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश से लिया गया? सभी को पता होगा, जर्मनी, ठीक है ना। किससे? जर्मनी देश से लिया गया था आपातकालीन उपबंध, ठीक है। किससे? जर्मनी देश से। जर्मनी का विमर संविधान। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ और हम लोग आर्टिकल पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आर्टिकल काफ़ी बार पूछा जाता है। देखिए भाग आपको 18 याद रखना है। भारतीय संविधान के भाग 18 के अंदर क्या आता है? आपातकालीन आता है। आपातकाल जो वर्णन किया गया है वह भाग 18 के अंदर आता है। और यह जो है आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक इसमें वर्णन है। अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल का वर्णन करता है, जिसमें कि आर्टिकल 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल को दर्शाता है, आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन को बताता है, और आर्टिकल 360 वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल, ठीक है, वित्तीय आपात को बताता है। तो ये तीनों को याद रखिएगा जरूर, तीनों से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो तीनों को याद रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखा है? तो इसको भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ही लिखा है, ठीक है। उसके लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, आप लोग को पता ही होगा। और इसी के जन्म दिवस के रूप में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आया था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो यह हो जाएगा हिंदी। हिंदी सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है आपका, और यह 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग पता चला है, जिसमें कि 43.63% लोग हिंदी बोली जाती है। अच्छा, दूसरी सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वह बंगाली है। बंगाली दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, ठीक है, भारत के अंदर। भारतीय संविधान में भाषा को जो है 8वीं अनुसूची के अंदर रखा गया है, और इस 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा जो है का उल्लेख मिलता है। देखिए रबी फसल खरीफ फसल से डेली एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो इसको जरा अच्छा से पढ़ के जाइएगा, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट होगा मैं यहाँ पर करा दूंगा। गेहूं चना जौ जैसी फसलें को जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, गेहूं चना जौ कब बोली जाती है? अक्टूबर महीने में बोई जाती है।
और ये जो फसल है गेहूं चना जौ, ये कौन सी किस प्रकार की फसल है? खरीफ फसल, रबी फसल है, जायद फसल है? तो ये रबी फसल है, ठीक है, रबी फसल है। तो गेहूं चना जौ ये सब जो होता है रबी फसल के अंदर आता है। उसके बाद रबी फसल को कटाई जो होती है मार्च अप्रैल में हो जाती है। अब खरीफ फसल की बात करें, इसके जून जुलाई में बोई जाती है। खरीफ फसल में क्या आता है? धान हो गया, कपास हो गया, मक्का हो गया, सब खरीफ फसल आता है। और जायद फसल में आता है तरबूज और ककड़ी, ठीक है। इसको आप लोग और अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा बुक में, क्योंकि यहाँ से डेली क्वेश्चन बन रहा है, ये मैं बता दे रहा हूँ, हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहा है। भारत की कौन सी भाषाएं द्रविड़ परिवार की शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो द्रविड़ परिवार की शास्त्रीय भाषाएं कौन सी भाषा है? तो वह हो जाएगा आपका तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ये जो है आपका द्रविड़ परिवार की शास्त्रीय भाषाएं हैं। एक्चुअली में शास्त्रीय भाषा जो होता है उसको उसको शास्त्रीय भाषा में शामिल किया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा पुराना हो, यानी कि 1500 2000 वर्ष पुराना हो और समृद्ध हो, उसको जो है शास्त्रीय भाषा में शामिल किया जाता है। वर्तमान में अभी तक टोटल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। ये भी याद रखना कि वर्तमान में टोटल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। और सबको जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं से भी इसमें क्वेश्चन पूछता है। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा, ये 6 संस्कृत भाषाएं हैं। कौन सा फिर से एक बार पढ़ते हैं? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़ीसा, ये जो है ओडिशा, ये जो है आपका शास्त्रीय भाषाएं हैं। किस क्षेत्र में एक वर्ष की अवधि के दौरान प्रति 1000 की जनसंख्या पर मरने वालों की संख्या क्या कहलाती है? सभी को पता होगा, मृत्यु दर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 1975 के आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार द्वारा कौन सा प्रसिद्ध नारा लोकप्रिय बनाया था? देखिए जब 1975 का आपातकाल आया था उस समय में इंदिरा गांधी का सरकार था, उसके समय ये इन्होंने पूछा जा रहा है कि इसके द्वारा इस कौन सा प्रसिद्ध नारा को लोकप्रिय किया था? तो गरीबी हटाओ नामक एक नारा था जिसको काफ़ी ज़्यादा चर्चित था उस समय। तो यह नारा 1971 के आम चुनाव के दौरान दिया गया था, ठीक है। लेकिन आपातकाल के दौरान जो है उसमें 20 सूत्री कार्यक्रम का मुख्य केंद्र बना। जय जवान जय किसान नारा को किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। काफी इंपॉर्टेंट ये दोनों नारा भी याद रखिएगा। क्रिप्स मिशन से क्वेश्चन आया था कि किसने क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को एक बढ़ते हुए बैंक, हम लोग जैसे बोलते हैं कि पोस्ट डेटेड चेक के रूप में बोला था? तो यह बोला था महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने, याद रखिए। ब्रिटिश सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए 1982 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा था। एक्चुअली में क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1942 के समय में, और उसी समय जो है ब्रिटिश जो है अपने सहयोग पाने के लिए, यानी कि भारतीय सेना का उपयोग करने के लिए एक आपका मिशन लेकर के आया था, जिसको बोलते हैं हम लोग क्रिप्स मिशन, 1942 में। लेकिन यह मिशन जो एक्चुअली में सफल नहीं हो पाया था। इसका प्रस्ताव क्या था कि मिशन ने युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट से देने का वादा किया था। मतलब इसका कहना था कि युद्ध में अभी कुछ सेना को ले, मतलब युद्ध में भारत का आदमियों का यूज करता, उसके बाद जब युद्ध खत्म हो जाता तो भारत को एक स्वशासी राज्य बनाने का इन्होंने वादा किया था, जो कि पूर्ण रूप से यह जो है आपका आज़ादी नहीं देता है। तो इसलिए अस्वीकृति प्राप्त किया, इस आपका प्रस्ताव को एक्सेप्ट नहीं किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने एक्सेप्ट नहीं किया, खारिज कर दिया और बोला कि इसमें पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं थी, ठीक है। तो इसलिए इसको खारिज कर दिया था। और इसको खारिज करके इस मिशन का विफलता ने भारत में क्या लाया? भारत छोड़ो आंदोलन को लाया क्रिप्स मिशन के बाद। देखिए एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा था कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी कि स्थापना मुख्य रूप से करने का क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करना, छोटे किसानों, कृषि मजदूरों व कारीगरों को ऋण प्रदान करना, इसका ये मुख्य उद्देश्य था। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिया हुआ था। देखिए इसका स्थापना कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1975 को आंध्र अध्यादेश के जरिए इसका स्थापना हुआ था। सबसे पहले इसका स्थापना मुरादाबाद में एक हुआ था, आपका प्रथमा ग्रामीण बैंक के करके, ठीक है। इनकी स्थापना जो है किस समिति के तहत हुआ था? ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जो है आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति के तहत किया गया था? नरसिम्हन समिति, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाकिस्तान शब्द का उद्भव जो है, या फिर बोल सकते हैं पाकिस्तान शब्द सबसे पहले किसने गढ़ा था और लोकप्रिय किया था? ये भी क्वेश्चन आया हुआ आज का है। तो इसका सही आंसर हो जाता आपका चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द को गढ़ा था। एक्चुअली में 1933 में जो है कैम्ब्रिज के छात्र था चौधरी रहमत अली, और उसने नाव और नेवर नामक एक पर्चे में इस शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। जिसमें कि पी का मतलब होता है पंजाब, ए का मतलब अफगान, और के का मतलब कश्मीर, एस का मतलब सिंध, और तान का मतलब बलूचिस्तान। मोहम्मद इकबाल, इन्होंने 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन में सबसे पहली बार उत्तर पश्चिम भारत में एक अलग मुस्लिम राज्य का विचार रखा था। सबसे पहले एक अलग मुस्लिम राज्य का विचार किसने रखा था? मोहम्मद इकबाल ने। कब? 1930 के लाहौर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। लेकिन बाद में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग हुआ था, उस समय नहीं हुआ था।
जिन्ना की भूमिका यही थी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने बाद में इस शब्द को राजनीतिक आंदोलन का आधार बना लिया था। एक क्वेश्चन यहाँ पर आ गया आपका स्पीड से, मैथ से, इसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है इसका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या होता है? सीपीआई का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था घर्षण जन्य बेरोजगारी यानी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? देखिए यह एक ऐसा एम्प्लॉयमेंट है, ये बेरोजगारी है जिसमें कि कोई भी व्यक्ति जिस समय, अभी मान लीजिए कोई भी व्यक्ति कोई जॉब में है, प्रेजेंट टाइम में जॉब कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो अंदर वो लगा हुआ है कि हम कोई दूसरा और अच्छा स्थिति में दूसरा जॉब करने का प्रयास में वो लगा हुआ है, तो उस बेरोजगारी को हम लोग बोलते हैं घर्षण बेरोजगारी। यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा, यह तब होती है जब श्रमिक अपनी वर्तमान नौकरी को छोड़कर दूसरी नौकरी की तलाश में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए एक होता है चक्रीय बेरोजगारी, इसको भी जान लेते हैं। चक्रीय बेरोजगारी जो होता है व्यापार ठप, यानी कि व्यापार चक्र में गिरावट के कारण जो बेरोजगारी होता है उसको चक्रीय बेरोजगारी बोलते हैं। शिक्षित बेरोजगारी वह होता है जिसमें कि लोग जिस लेवल से का शिक्षा प्राप्त किए उस लेवल का योग्यता के अनुसार उसको जब जॉब नहीं मिलता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग शिक्षित बेरोजगारी। कुचिपुड़ी नृत्य से क्वेश्चन आया था और काफ़ी बारी क्वेश्चन आते रहता है कुचिपुड़ी नृत्य से, जो कि आंध्र प्रदेश का एक काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है आपका आंध्र प्रदेश। विशेषता है कि पीतल की थाली के किनारों पर रखकर नृत्य करना प्रमुख लोकप्रियता इसकी है। कुछ इंपॉर्टेंट और हम यहाँ पर लोक नृत्य के बारे में बता देते हैं जो कि अक्सर बार बार रिपीटेड होता है। केरल का लोक नृत्य है कथकली मोहिनीअट्टम। ये काफी बार आता है क्वेश्चन कि कथक के लिए कहाँ का लोक नृत्य है? तो केरल का। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का। एफडीआई का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई का फुल फॉर्म होता है। चलिए गोलमेज सम्मेलन से क्वेश्चन पूछा गया था। महात्मा गांधी के बारे में आप लोग पढ़ के जाइएगा, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के जाइएगा, काफी ज्यादा क्वेश्चन वहां से आ रहा है। तो गोलमेज सम्मेलन में पूछा गया था कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? सभी को पता होगा कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जो है आपका लंदन गए हुए थे और वहीं पर जाकर के पार्टिसिपेट किए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? 1931 में लंदन में हुआ था। यह जो गोलमेज जाने का जिसका गया था वह किस समझौते के तहत गया था? गांधी इरविन समझौते के तहत गया था, जो कि 1931 में यह समझौता हुआ था। ठीक है, बाद में एक्चुअली में ये वापस आ गए थे विफलता के कारण, और यहाँ आकर के फिर इन्होंने क्या किया था, एक पॉइंट सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत किया था। एक पॉइंट याद रखना है यहाँ पर कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तीनों में भाग लिया था। ठीक है, द गॉड ऑफ काठमांडू, द गॉड फादर ऑफ काठमांडू नामक पुस्तक का उपन्यास का लेखक कौन है? यह क्वेश्चन भी आया था, तो इसका हो जाता जॉन डर्बे। कौन? जॉन डर्बे ने लिखा था गॉड ऑफ काठमांडू, गॉड फादर ऑफ काठमांडू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है केरल के किस त्योहार में प्रसिद्ध नाव दौड़ आयोजित किया जाता है? तो केरल में ओनम, ओनम प्रसिद्ध है जिसमें कि नाव दौड़ का आयोजन किया जाता है। वल्लभ काली सर्प नौकादौड़ के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विकास, खुशहाली और शांति से संबंधित सूचकांक जारी करने वाली संस्था है? तो देखिए डेवलपमेंट, हैप्पीनेस और पीस, ये तीनों इंडेक्स कौन जारी करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसमें आरबीआई गलती लिखा गया है, यहाँ पर मत ध्यान दीजिए। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है कि विकास, खुशहाली और शांति से संबंधित सूचकांक जारी करने वाली संस्था में शामिल नहीं है पूछा गया है। तो देखिए आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होता है यह आपको जारी करता है आपका डेवलपमेंट इंडेक्स को। ठीक है, आपका सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जो जारी करता है, यह हैप्पीनेस इंडेक्स को जारी करता है, और इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस को जारी जो करता है यह करता है आपका शांति सूचकांक को। लेकिन आरबीआई कोई इंडेक्स जारी नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक जो है कार्ल स्मिथ। कौन है? कार्ल स्मिथ। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शास्त्रीय संगीत में एक ताल नहीं है? तो त्रिताल, सारे गा एक ताल नहीं है। ठीक है, दादरा ये सब ताल है, लेकिन सारे गा एक ताल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सारे गा जो है
एक ताल नहीं है, संगीत के साथ मुख्य स्वर होते हैं, ये आप लोग को भी पता होगा। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन आया था कि ओलंपिक लॉरेंस यानी कि मानवतावादी पुरस्कार पहली बार किस ओलंपिक खेल में प्रदान किया गया था? तो पहली बार रियो ओलंपिक 2016 में प्रदान किया गया था ओलंपिक लॉरेंस नामक पुरस्कार को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम 20 पॉइंट प्रोग्राम किस पंचवर्षीय योजना में से संबंधित है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए काफ़ी ज़्यादा पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा और पढ़ के जाइएगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना जिसमें कि गरीबी उन्मूलन और जीवन स्तर में सुधार इसका मुख्य उद्देश्य या फिर लक्ष्य था, जिसके तहत जो है 20 पॉइंट प्रोग्राम को रखा गया था। देखिए अब हम लोग कुछ इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी शुरुआत 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था और इसका मुख्य लक्ष्य था ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता को कम करना और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना, यानी कि जैसे कि बिजली पानी वगैरह हो गया। इस कार्यक्रम को बाद में 1982, 1986 और 2006 में पुनर्गठित किया। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया था? तो सभी को पता होगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, किससे? मुंडकोपनिषद। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है जिसका अर्थ है सत्य। ठीक है, यह देवनागरी लिपि में लिखा गया है और भारत के राष्ट्र चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से के चिन्ह के नीचे अंकित है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस नारे को लोकप्रिय बनाने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, मिशन शक्ति के तहत पालना घटक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो देखिए पालना घटक का जो प्राथमिक उद्देश्य है वह है आपका कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए डे केयर सुविधा प्रदान करना। ठीक है, पालना योजना पूर्ववर्ती राष्ट्रीय क्रेच योजना का ही नया रूप है। ठीक है, इसका उद्देश्य बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है ताकि महिलाएं कार्यबल में हिस्सा ले सके। इसके तहत जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीडीपी का जो पूर्ण रूप है वह आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ध्यान में रखना है। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति किस सागर या महासागर से होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति जो होता है भूमध्य सागर के कारण होती है। ठीक है, किस दिल्ली सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के साथ स्थान पर तांबे के सिक्कों को संकेंद्रित मुद्रा के रूप में चलाया था? तांबे का सिक्का किसने चलाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे का सिक्का चलाया था। सांकेतिक मुद्रा 1329 ईस्वी में इन्होंने चांदी के टंका के समान मूल्य वाले तांबे के सिक्के चलाए। विफलता का कारण क्या हो गया कि सिक्कों की ढलाई पर सरकारी नियंत्रण नहीं था, जिससे लोगों ने घरों में ही जाली सिक्के बनाना शुरू कर दिया और यह योजना बुरी तरह विफल रही। ठीक है, इन्हें उनकी दूरगामी लेकिन असफल योजनाओं के कारण बुद्धिमान मूर्ख राजा कहा गया था। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। पाकिस्तान सबसे पहले किसने गढ़ा? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, फिर से मैं बता देता हूँ। ऐसे चौधरी रहमत अली ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी विज्ञान का मंत्रालय के वर्तमान में सचिव कौन है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के वर्तमान में सचिव कौन है? डॉक्टर एस रविचंद्रन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुश्ती की वह कौन सी शैली है जिसमें कमर से नीचे पकड़ना या पैरों का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंध है? तो वह शैली है ग्रीको रोमन कुश्ती। कौन सा? ग्रीको रोमन कुश्ती। चलिए पीएम इंटर्नशिप योजना PMIS के तहत उम्मीदवार एक आवेदन चक्र में अधिकतम कितने अवसरों के लिए आवेदन कर सकता है? तो 5। ये क्वेश्चन में आया हुआ था। ऑप्शन नंबर 5 सही आंसर हो जाएगा। भारत के उस तट का क्या नाम है जो दक्षिण पूर्व में स्थित है और जिसे ऐतिहासिक रूप से कोरोमंडल कहा जाता है? तो भारत का दक्षिण पूर्वी तट उसको बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर आया था बच्चों के द्वारा भेजा गया था वो सारे मैं करा दिया हूँ और यहीं पर जो है आपका
2 जनवरी का पहला शिफ्ट का सारा क्वेश्चन यहाँ पर मैं करा दिया हूँ और यहीं पर ये वीडियो खत्म होने वाली है। लेकिन जाने से पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ, अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और नेक्स्ट शिफ्ट का अगर क्वेश्चन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को वीडियो को लाइक करके चैनल पर बने रहिए, ताकि आपका लाइक और सब्सक्राइब से हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।